वेलकम टू ऑल क्लासेस विद जीआर सर। जो अपन की क्रिकेट की जो क्लासेस की सीरीज चल रही है बेटा, उसकी नेक्स्ट क्लास नंबर 3 लेकर मैं आ गया हूँ। इसके अंदर अपन वही रेंडमली पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। तो आज शुरुआत करेंगे अपन हैंड वॉशिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ठीक है, हैंड वॉशिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करूँ सर, हैंड रब टाइम कितना होता है। ठीक है, हैंड रब का मतलब जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल वगैरह से जो भी अपन हैंड रब करते हैं उसकी टाइमिंग कितनी होती है, कॉन्टैक्ट टाइम उसका कितना होता है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉन्टैक्ट टाइम की। सर इतना टाइम तो हैंड रब में लगाना ही है जिससे कि जो हैंड है वो स्टेराइल हो जाए। ठीक है, कितना लगाना है बेटा? 20 से लेके 30 सेकेंड। ठीक है, कॉन्टैक्ट टाइम अगर एवरेज पूछे तो 15 से 20 सेकेंड होता है, पर 20 से 30 सेकेंड तो अपने को टाइम यूज लेना ही है किसके अंदर? हैंड रब के अंदर। अब बात करते हैं मेडिकल हैंड वॉशिंग की। नेक्स्ट बात करेंगे अपन मेडिकल हैंड वॉशिंग। चलिए बेटा, मेडिकल हैंड वॉशिंग में कितना टाइम लेते हैं, कितना टाइम लेना पड़ेगा? मेडिकल हैंड वॉशिंग या अगर बोले हैंड वॉशिंग, नॉर्मल हैंड वॉशिंग या मेडिकल हैंड वॉशिंग बोले तो अपने को 40 से 60 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन अपने को पूरा देना है। किसके लिए? मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग की बात करूँ तो बेटा अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप क्या हो रहे हो बेटा, स्क्रब हो रहे हो फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए 5 मिनट, 5 मिनट तक आपको कंटिन्यूस क्या करनी है? हैंड वॉशिंग करनी। और अगर पहले से आप स्क्रब हो रखे हो, ठीक है, पहले से हैंड वॉशिंग कर रखी है कौन सी? सर्जिकल वाली, तो फर्स्ट टाइम के लिए कितनी हो गई? फर्स्ट टाइम के लिए 5 मिनट। सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट के लिए, सब्सिक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए कितना लेंगे टाइम बेटा? तब लेंगे अपन 3 मिनट। क्या कहा मैंने? अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, तो टाइम यूज लेना है आपको 5 मिनट। सेकेंड टाइम कर रहे हो तो 3 मिनट। जस्ट आप पहले कर चुके हो, दोबारा स्टेराइल ही हो, ओटी में ही है, ठीक है, तो दोबारा कोई ओटी केस लग रहा है तो उसके लिए करना है तो आप 3 मिनट लेंगे। अगर लॉन्ग स्क्रब करना है, लॉन्ग स्क्रब के बारे में पूछे बेटा कि लॉन्ग सर्जिकल हैंड वॉशिंग मैक्सिमम टाइम की बात करें तो बेटा मैक्सिमम टाइम होगा 10 मिनट। मैक्सिमम मिनट में टाइम कितना होगा दोस्तों? मैक्सिमम टाइम होगा 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा अपन को हैंड वॉशिंग में नहीं देना। चलिए, ये हैंड वॉशिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करूँ मैं डूनिंग एंड डूफिंग की। यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। क्या बात करेंगे बेटा? डॉपिंग और डूनिंग की बात करते बेटा। डूनिंग का मतलब जो भी अपन इक्विपमेंट्स होते हैं जो अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे बेटा? जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जैसे पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, ठीक है, तो उनको अपन पहनने के लिए क्या तरीका होता है, जो जितने भी से मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, कैप्स हो गई, तो इनको पहनने का तरीका क्या है? डूनिंग का मतलब है बेटा पहनना, डूफिंग का मतलब है बेटा रिमूव करना। डूफिंग का मतलब क्या है? रिमूव करना बेटा जी। ठीक है, तो डूनिंग के लिए एक ट्रिक है बेटा जी। सबसे पहले डूनिंग में क्या करेंगे अपन? केप पहनना है। केप के बाद अपन क्या पहनेंगे बेटा जी? गाउन। ठीक है, गाउन के बाद क्या पहनेंगे बेटा? मास्क। मास्क के बाद क्या पहनेंगे दोस्तों? गूगल। गूगल नहीं बेटा, गोगल। ठीक है, इसके बाद ग्लव्स। ठीक है, सबसे पहले क्या पहना अपन ने? केप पहना दोस्तों, फिर गाउन, फिर मास्क, फिर गोगल और फिर ग्लव। ये तरीका रहेगा डूलिंग का। ठीक है, तो ट्रिक क्या होगी बेटा इसकी? केप पहनकर, केप पहनकर गौ माँ गो फॉर ग्लो। केप पहनकर गौ माँ गो फॉर ग्लो।
पहनकर मतलब से मतलब है पहनना, केप से मतलब केप हो गया, गऊ से मतलब गाउन हो गया, माँ से मास्क ले सकते हैं, गो से गोगल्स ले सकते हैं, और ग्लो से ग्लव्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये डूनिंग की ट्रिक हो गई बेटा। अब बात करते हैं डोफिंग की। डोफिंग में सबसे पहले क्या उतारेंगे बेटा जी, ग्लव्स। ठीक है, फिर गोगल्स, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, गाउन रिमूव करेंगे। ठीक है, गाउन के बाद क्या करेंगे, मास्क, और मास्क के बाद क्या करेंगे, हैंड वॉश। तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे अपन। ठीक है, तो अब देखो इसका उल्टा हो गया, उल्टा चलेंगे डोपिंग में, पर ध्यान रखना है मास्क में और गूगल में, मास्क में और गूगल में ध्यान रखना है। मास्क सबसे लास्ट में चला जाएगा और गूगल जस्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इन दोनों में चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी वैसा की वैसा रहेगा। उतारते टाइम जस्ट उल्टा कर देना, क्या करना है, डोपिंग के टाइम डूनिंग का जस्ट उल्टा कर देना है। डूनिंग की ट्रिक मैंने आपको बता दी, केप पहनकर गो माँ गो फॉर ग्लो। चलिए, ये था डूनिंग और डोपिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुछ डिजीज है जो रेसेस होने के आधार पे कि कितने दिन पे उनमें रेसेस देखने को मिल रहे हैं, उनके आधार पे उनका नाम रखा गया है, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बेटा पहला है फर्स्ट डे डिजीज। फर्स्ट डे डिजीज किसे कहा जाता है, फर्स्ट डे डिजीज कहा जाता है दोस्तों रूबेला को। किसको कहा जाता है, रूबियोला को। ठीक है, या इसको अपन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। रूबियोला या मीजल्स को कहा जाता है फर्स्ट डे डिजीज। सेकेंड डे डिजीज किसको कहा जाता है, सेकेंड डे डिजीज कहा जाता है स्कारलेट फीवर को। किसको कहा जाता है बेटा, स्कारलेट फीवर को कहा जाता है सेकेंड डे डिजीज। चलिए, थर्ड डे डिजीज की बात करते हैं। थर्ड डे डिजीज, थर्ड डे डिजीज किसको कहा जाता है बेटा, रूबेला को कहा जाता है या जर्मन मीजल्स को कहा जाता है थर्ड डे डिजीज। रूबेला या जर्मन मीजल्स को क्या कहा जाता है, थर्ड डे डिजीज कहा जाता है। इसके बाद बात करें फोर्थ डे डिजीज की बेटा। फोर्थ डे डिजीज, फोर्थ डे डिजीज कौन सी होती है बेटा, फ्लेविटो ड्यूकस डिजीज। क्या होगी बेटा, फ्लेविटो फिल्वेटो बेटा ड्यूकस डिजीज, इसको कहा जाता है क्या बेटा, फोर्थ डे डिजीज। किसको, फ्लेविटो, फ्लेविटो है बेटा, फ्लेविटो ड्यूकस डिजीज को क्या कहा जाता है, फोर्थ डे डिजीज कहा जाता है। चलिए, फिफ्थ डे डिजीज की बात करें। फिफ्थ डे डिजीज क्या होगी, फिफ्थ डे डिजीज कहा जाता है बेटा रिद्रमा इन्फेक्शियसम। ठीक है, रिद्मा इन्फेक्शियोजम को क्या कहा जाता है बेटा जी, फिफ्थ डे डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाएगा दोस्तों, फिफ्थ डे डिजीज किसको कहा जाता है, इरिथमा इन्फेक्शियोजम को क्या कहा जाता है, फिफ्थ डे डिजीज। अब बात करते हैं सिक्स्थ डे डिजीज की। सिक्स्थ डे डिजीज, सिक्स्थ डे डिजीज कौन सी होती है बेटा, रोजियोला। सिक्स्थ डे डिजीज कौन सी होती है, रोजियोला। रोजियोला को क्या कहा जाता है, सिक्स्थ डे डिजीज, या इसको जेंथेमा सबिटम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा जी, एक्जेंथेमा सबिटम्बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्जेंथेमा सबिटम्बी बोला जाता है। ठीक है, इसको थ्री डे रेसेज के नाम से भी जाना जाता है, थ्री डे रेस के नाम से भी जाना जाता है। किसको बेटा, सिक्स डे डिजीज को क्या जाना जाता है, थ्री डे रेसेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिफ्थ सिक्स डिजीज तक अपन देख चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेवंथ डे डिजीज। सेवंथ डे डिजीज की बात करें तो ये कौन सी होती है, सेवन डे डिजीज। इसके भी इसको कहा जाता है बेटा जी, इसके भी इसको क्या कहा जाता है, सेवंथ डे डिजीज कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं एट्थ डे डिजीज। एट्थ डे डिजीज, एट्थ डे डिजीज किसको कहा जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटनेस। टिटनेस को क्या कहा जाता है बेटा,
एट द डिजीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद पूछ सकता है 100 डेज ऑफ कफ किसको कहा जाता है? पर्टूसिस को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाएगा? पर्टूसिस को कहा जाता है 100 डेज ऑफ कफ। चलिए इसके बाद स्लिम्स डिजीज या वाइट डिजीज किसे कहा जाता है? स्लिम डिजीज या वाइट डिजीज किसे कहा जाता है? तो स्लिम डिजीज या वाइट डिजीज कहा जाता है बेटा जी HIV एड्स को। HIV एड्स को क्या कहा जाता है? स्लिम डिजीज या वाइट डिजीज कहा जाता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इस पॉइंट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर की बात करूं तो क्या होता है बेटा? डेंगू। ठीक है, डेंगू को क्या कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। कॉच फिनोमिना किसमें देखने को मिलता है? कॉच फिनोमिना, कोच फिनोमिना देखने को मिलता है बेटा ट्यूबर क्लोसिस के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? ट्यूबर क्लोसिस के अंदर देखने को मिलता है कोच फिनोमिना। इसके बाद ब्लैक सिकनेस किसे कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सिकनेस। ठीक है, ब्लैक सिकनेस किसको कहा जाता है? काला एजार को। किसको कहा जाता है? काला एजार। जो किसकी वजह से देखने को मिलता है बेटा? लेशमेनियासिस की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से देखने को मिलता है दोस्तों? लेशमेनियासिस की वजह से। लेशमेनियासिस इसका पॉजिटिव एजेंट है किसका बेटा? काला एजार का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें अपने सबसे पहले आएगा वाइटल साइन के बारे में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे। तो बात करूं फिफ्थ साइन, फिफ्थ वाइटल साइन किसको माना गया? फिफ्थ वाइटल साइन किसको माना गया है? ये भी एग्जाम में पूछता है। अगर सिडेटिव कंडीशन हो या ICU के अंदर बात करें तो फिफ्थ वाइटल साइन माना जाता है बेटा जी SpO2। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो, कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो किसको मानेंगे दोस्तों? अपन मान के चलेंगे पेन को फिफ्थ वाइटल साइन माना गया। किसको फिफ्थ वाइटल साइन माना गया है? पेन को फिफ्थ वाइटल साइन माना गया। और इमरजेंसी की बात करें दोस्तों, इमरजेंसी की बात करें, अगर पूछे कि इमरजेंसी के अंदर फिफ्थ वाइटल साइन किसको माना गया, तो पिपिलरी रिएक्शन को क्या माना गया है? इमरजेंसी वाली कंडीशन के अंदर फिफ्थ वाइटल साइन माना गया। अब कौन बताएगा सिक्स्थ वाइटल साइन कौन सा होता है? सिक्स्थ वाइटल साइन, चलिए सिक्स्थ वाइटल साइन की बात करें तो होता है मूवमेंट, गेट और वॉकिंग। इसको माना गया है सिक्स्थ वाइटल साइन। क्या माना गया? मूवमेंट को, मसल मूवमेंट को, गेट को और वॉकिंग को माना गया है सिक्स्थ वाइटल साइन माना गया। चलिए नॉर्मल तरीके से अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करी जाए, जनरल कंडीशन की बात करी जाए, तो वाइटल लेने का सीक्वेंस क्या होगा? इन नॉर्मल कंडीशन वाइटल टैकिंग कैसे लेंगे बेटा? नॉर्मल कंडीशन में लेना है अपने को TPR BP। सबसे पहले टेम्परेचर लेंगे, फिर पल्स, फिर रेस्पिरेशन और लास्ट में देखेंगे अपन ब्लड प्रेशर। अगर बात करें कि छोटा बच्चा है, बेबी या चाइल्ड या न्यू बोर्न की बात करें, उस कंडीशन में क्या होगा सीक्वेंस? उस कंडीशन में होगा सीक्वेंस इसका उल्टा, RPTBP। उस कंडीशन में सीक्वेंस कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, RPTBP। पहले रेस्पिरेशन, फिर पल्स, फिर टेम्परेचर, फिर लास्ट में देखेंगे ब्लड प्रेशर। क्योंकि जो बच्चे को कम डिस्टर्ब करे उससे स्टार्ट करें। ठीक है, बच्चा है, ज़्यादा रो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है उसको, तो जो कम डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं उससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली चीज़ की तरफ अपन जाएंगे। ये इसके पीछे लॉजिक होता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी। वैसे प्रायोरिटी बच्चे में रेस्पिरेशन ही होगा, एपगार भी देखोगे तो भी रेस्पिरेशन ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा।
इसके बाद इमरजेंसी कंडीशन में अगर बात करी जाए कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या सिक्वेशन होगा, सीक्वेंस होगा, तो सबसे पहले पल्स, पल्स के बाद क्या देखेंगे बेटा, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद क्या देखेंगे अपन, बीपी, और लास्ट में देखेंगे टेम्परेचर। ये इमरजेंसी के अंदर वाइटल साइन लेने का सीक्वेंस है। सबसे पहले इमरजेंसी में पल्स देखनी है, फिर रेस्पिरेशन, फिर बीपी, और लास्ट में टेम्परेचर देखेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद कुछ कोर बॉडी टेम्परेचर लेने के मेथड्स के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो कोर बॉडी टेम्परेचर की बात करूं, कोर बॉडी टेम्परेचर, इसके बारे में पूछ लेता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर होता क्या है। कोर बॉडी टेम्परेचर है बेटा जी, बॉडी के सेंटर वाले हिस्से का, बॉडी के सेंटर वाले हिस्से का क्या हो बेटा, टेम्परेचर क्या कहलाता है, वाइटल ऑर्गन्स का टेम्परेचर ही क्या कहलाता है, बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर। और जो पेरीफेरी पे स्किन की तरफ जो टेम्परेचर पाया जा रहा है उसको बोला जाता है बेटा सेल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, सेल बॉडी टेम्परेचर बोला जाता है। तो कोर बॉडी टेम्परेचर के लिए पूछा जाता है कि कौन कौन से मेथड है कोर बॉडी टेम्परेचर को लेने के लिए। तो मेथड आते हैं बेटा इन्वेजिव मेथड और नॉन इन्वेजिव मेथड। दो प्रकार के मेथड मेनली होते हैं। इन्वेजिव मेथड में होता है बेटा इसोफेजियल टेम्परेचर ले सकते हैं अपन, इसोफिजियल टेम्परेचर ले सकते हैं। दूसरा क्या ले सकते हैं बेटा, पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर ले सकते हैं। और थर्ड होता है बेटा यूरिनरी ब्लेडर टेम्परेचर ले सकते हैं। सुप्राप्यूबिक कैथेटर के साथ टेम्परेचर प्रोब को इंसर्ट करके अपन ये टेम्परेचर ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया मेथड है वो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये राइट के जो हार्ट है, हार्ट के अंदर स्वान गेज कैथेटर के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर किसके लिए लिया, किसके थ्रू लिया जाएगा, स्वान गेज कैथेटर के थ्रू क्या होता है, ये हार्ट के अंदर उस कैथेटर के साथ ही टेम्परेचर प्रोब चला जाता है। तो जो हार्ट के अंदर ब्लड बह रहा है, सेंटर में जो ब्लड बह रहा है, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर कौन बताएगा, पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर, पल्मोनरी आर्टरी टेम्परेचर। ये कहाँ पे आएगा, जो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही है, इस आर्टरी के अंदर ये प्रोब आ जाता है और वहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। यानी सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो मेथड है वो कौन सा होगा, पल्मोनरी आर्टरी मेथड होगा। बाकी मेथड भी नॉन इन्वेजिव से इन्वेजिव अच्छा कोर बॉडी टेम्परेचर बताएं, ठीक है। इसके बाद एक होता है सेमी इन्वेजिव भी बोल देते हैं उसको, क्या, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर, ठीक है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन टेम्परेचर लेना ये भी क्या है, कोर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ईयर डर्म है बेटा, जिसको ब्लड सप्लाई मिलती है, वही सेम ब्लड सप्लाई कहाँ होती है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास होती है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जो वेस्कुलर है, वेस्कुलेचर है जो ब्लड सप्लाई दे रहा है हाइपोथैलेमस को, वही सेम किसको देता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देता है, ईयर ड्रम को देता है बेटा जी, ठीक है। तो ईयर ड्रम का टेम्परेचर लगभग इसके बराबर आएगा। और तुमको पता है बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस होता है दोस्तों, इसीलिए क्या है कि जो ईयर ड्रम का टेम्परेचर आ रहा है वो लगभग एग्जैक्ट आ रहा है, जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है दोस्तों, वही वेस्कुलेचर सेम किसको दे रहा है, टिम्पेनिक। इसलिए ये क्या, कौन से मेथड हो गए, इन्वेजिव मेथड हो गए तीनों, ठीक है। ये बॉडी के सेंटर का टेम्परेचर बता। नॉन इन्वेजिव में अपन बात कर सकते हैं बेटा कौन कौन से हो सकते हैं, एक्जिला से, रेक्टल से, सबसे बढ़िया तो रेक्टल हो गया, ठीक है, रेक्टल, और हो गया बेटा ओरल, ये सब नॉन इन्वेजिव में और अदर मेथड्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये कोर बॉडी टेम्परेचर लेने का तरीका और साइड थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले नोट सेट में आया था, यूरिनरी ब्लैडर का आंसर गया था उसका। अब बात करते हैं साइज ऑफ बीपी कफ। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, साइज ऑफ बीपी कफ, बीपी कफ की साइज के बारे में क्वेश्चन। अगर न्यूबॉर्न की बीपी कफ की साइज देखी जाए, इसकी बेटा न्यूबॉर्न में अगर बीपी कफ की साइज देखे तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू लेंथ की बात करें हम, कितनी होगी, 4:8, कितनी देखने को मिलेगी, 4:8, 4, मतलब 1:2 का क्या देखने को मिलता है, विड्थ और लेंथ का रेशियो कितना देखने को मिलता है, 1:2 देखने को मिले। अगर मैं बात करूं इन्फेंट के अंदर,
इन्फेंट के अंदर बात करें तो 6 to 12, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडल्ट के अंदर, एडल्ट में भी दो जगह देखेंगे, थाई पे और आर्म पे, दोनों जगह अलग अलग बीपी कप का क्या होगा, साइज होगा। थाई की बात करूं 16x42, और अगर मैं एडल्ट के आर्म की बात करूं तो 16x32 की साइज का बीपी कप अपने को यूज लेना पड़ेगा। अगर आर्म क्या है बेटा, लार्ज है, ठीक है, बड़ी है, सरकमफेरेंस ज़्यादा है, तो अपन कौन सा यूज ले सकते हैं, 16x36 का भी बीपी कप आता है। वो एडल्ट में अगर लार्ज साइज यूज लेनी हो तो 16x30 का यूज लेंगे अपन। चलिए, इसके बाद बात करी जाए, बीपी कप के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना परसेंटेज आर्म सरकमफेरेंस का ये देखने को मिलता है। इसके लिए एक रूल होता है बेटा, रूल ऑफ 80% 40%। रूल ऑफ 80% 40%, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया है। क्या होता है, ठीक है, रूल ऑफ 40% और 80%। देखो बेटा, जो ब्लेडर है, ब्लेडर ऑफ कफ, जो कफ का बीपी कफ का जो ब्लेडर है बेटा, उसका वो कितना होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए बेटा, विड्थ तो होनी चाहिए उसकी 40% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस। कितनी होनी चाहिए, 40% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस होनी चाहिए। और अगर बात करूं ब्लेडर ऑफ कफ की जो लेंथ है बेटा जी, दोस्तों सॉरी, लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 8% ऑफ, सॉरी 80% ऑफ आर्म सरकमफेरेंस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ से पिछले नोटसेट में ही मेंस के अंदर पूछा गया, मेंस 2024 के अंदर पूछा गया। ये रूल है AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का 80% 40% रूल, ठीक है। क्या बोला गया बेटा, 80% 40% रूल। चलिए, इसके बाद एक रूल और आता है 60-70-80 रूल। एक रूल और आता है 60-70 और 80 रूल। इससे क्या समझते हैं दोस्तों, ये बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। और वैसे भी अगर बात करी जाए हॉस्पिटल में जब भी आप काम करोगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये यूज लिया जाता है बेटा ATLS के अंदर, ATLS के अंदर, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के अंदर। कहाँ पे यूज लिया जाएगा, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के अंदर यूज लिया जा सकता है ये चीज। चलिए, क्या होता है, अगर आपको ओनली कैरोटिड पल्स फील हो रही है, पल्स कौन सी फील हो रही है बेटा, ओनली कैरोटिड पल्स फील हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप मान सकते हो सिस्टोलिक बीपी कितना हो, पाल्पेट कर रहे हो, पाल्पेशन में क्या फील हो रही है आपको, केवल कैरोटिड पल्स फील हो रही है और पेरिफेरल पल्स कोई भी फील नहीं हो रही है, तो आप बीपी कितना मान के चलेंगे, सर इस समय सिस्टोलिक बीपी, इसका मतलब जो सिस्टोलिक बीपी है क्लाइंट का, वो कितना है सर, 60 से लेके 70 mm ऑफ एच है सिस्टोलिक बीपी। इससे सिस्टोलिक बीपी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कैरोटिड प्लस फीमोरल, कैरोटिड प्लस फीमोरल दोनों पल्स फील हो रही है, दोनों पल्स आपको फील हो रही है, तो क्या देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक बीपी कितना है सर, इस समय 70 से लेके 80 के बीच में सिस्टोलिक बीपी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब अंदाजा कितना है कि सर 60 से लेके 70 के बीच में सिस्टोलिक बीपी प्रेजेंट है, सिस्टोलिक बीपी की ही बात कर रहे हैं सर। चलिए, बात करते हैं इफ रेडियल पल्स, सबके साथ रेडियल पल्स यानी पेरीफेरल पल्स भी क्या हो रही है बेटा, फील हो रही है, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा सर जी, क्या देखने को मिलेगा कि सिस्टोलिक बीपी मोर देन 80 mm ऑफ Hg है, कितना है, मोर देन 80 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक बीपी पाया जा रहा। तो ये कुछ रूल थे, इंपॉर्टेंट थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, अब कुछ पॉइंट्स है बेटा, जैसे अलग से एक पॉइंट आया है रीफीडिंग सिंड्रोम। बात करें बेटा जी रीफीडिंग सिंड्रोम की, रीफीडिंग सिंड्रोम, रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है बेटा, ये ज़्यादातर टीपीएन के अंदर, ड्यू टू टीपीएन देखने को मिलता है।
होता क्या है, जब टीपीएन चल रहा होता है उस समय, जैसे तुमने टीपीएन चला, ठीक है, टीपीएन चल रहा है तो टीपीएन की वजह से ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन सब जा रहे हैं। उस समय ग्लूकोज का लेवल क्या रहता है बेटा जी, ग्लूकोज का लेवल क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, आरबीएस बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इंसुलिन भी क्या रहता है, इसकी वजह से इंसुलिन भी क्या है, इंक्रीज इंसुलिन देखने को मिलेगा सर जी, ठीक है। इंसुलिन इंक्रीज देखने को मिल रहा है सर जी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। इंसुलिन जब भी बढ़ा हुआ रहता है बॉडी में, तो इंसुलिन की कोई खास बात होती है, दो चार चीजों को ये शिफ्ट करवाता है सेल के अंदर। किस किस को शिफ्ट करवाएगा बेटा, ये पोटेशियम को शिफ्ट करवा देता है इनटू सेल, शिफ्ट इनटू सेल की बात करें, किस किस चीजों को इंसुलिन शिफ्ट करवा देता है दोस्तों, किस किस को करवाएगा, पोटेशियम को शिफ्ट करवाता है, मैग्नीशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करवा देता है, और फॉस्फेट को क्या करवा देता है, सेल के अंदर क्या करवा देता है, शिफ्ट करवा देता है। इन सभी को सेल के अंदर शिफ्ट करवा देगा, तो ब्लड में इनकी कमी देखने को मिलेगी, यानी ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को कहा जाता है रीफीडिंग सिंड्रोम, जो टीपीएन के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि सर टीपीएन की वजह से क्या हुआ, इंसुलिन बढ़ा हुआ, इंसुलिन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और अचानक से अगर टीपीएन कम भी हो गया, या टीपीएन लॉन्ग टाइम पे चल रहा था, सडनली उसको क्या कर दिया तुमने, बंद कर दिया, तो उसकी वजह से वो बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्लड के अंदर कम कर देगा, और इसी को क्या कहा जाता है, रीफीडिंग सिंड्रोम या डिसइक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलता है आफ्टर टीपीएन। चल, इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, किससे लेके बेटा, सर्जिकल चेकलिस्ट से रिलेटेड, सर्जिकल चेकलिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, इसमें पॉइंट जरूरी दोस्तों, इसके अंदर टोटल जो पॉइंट लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं, 19 पॉइंट लिए जाते हैं। कितने पॉइंट लिए जाते हैं, टोटल जो कंपोनेंट होंगे या पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 19 कंपोनेंट इसके अंदर लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें फेज होती है बेटा साइन इन, ठीक है, टाइम आउट और साइन आउट बेटा, ये तीन फेज इसके अंदर देखने को मिलती है। टाइम इन फेज इसके अंदर नहीं होती है। कितनी फेज हो गई, तीन फेज हो गई। टाइम इन फेज इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले साइन इन फेज की। ये कब दिया जाता है बेटा जी, कब देखने को मिलती है साइन इन, ये होती है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है। इसके बाद बात करें अपन किसकी, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट की एक दो डिस्कस करें तो पेशेंट कंफर्म, साइट मार्क, सारी चीज़ें अपने को इसके अंदर देखनी है। ब्लड अरेंज है कि नहीं, ब्लड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिसाइड करनी है, ठीक है। किसके अंदर, साइन इन के अंदर क्या क्या करेंगे, पेशेंट की पहचान वाला काम आएगा, साइट प्रिपरेशन वाला मेन काम ये हो गए। दो टाइम आउट की बात करी जाए, ठीक है, टाइम आउट में देखा जाता है क्या, सबसे पहले तो कब देखने को मिलेगा, बिफोर इंसिजन। सर इंसिजन देने से पहले, इंसिजन देने से पहले वाली जो फेज है, और एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के बाद जो बीच में फेज चल रही है, उसी को कहा जाता है बेटा जी क्या, उसी को कहा जाएगा टाइम आउट फेज। अब इसके अंदर क्या करना होता है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, इंट्रोडक्शन, जो टीम ऑपरेट करेगी उसका आपस में जो इंट्रोडक्शन है, वो वाला पॉइंट इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। बाकी कुछ स्पेशल इसमें ऐसा है नहीं। बात करते हैं थर्ड की, टाइम आउट। टाइम आउट कब का है, जब पेशेंट ऑपरेट होने के बाद लीव कर रहा है ओटी को, तो उसे ओटी लीव से पहले का टाइम और इंसिजन से टाइम का बीच, जब इंसिजन दिया गया उसके बीच के टाइम को क्या कहेंगे, साइन आउट कहेंगे। कब से बेटा, बिफोर लीव ओटी, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर से बाहर जाने से पहले का जो टाइम है, और इंसिजन लगाने के बाद का जो टाइम है बीच में, जो साइन आउट के अंदर लिया जाएगा। इसके अंदर स्पंज काउंटिंग, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज लिए गए हैं, स्पेसिमेन जो निकाला गया, जैसे स्टोपेथ के कोई भी टिश्यू वगैरह निकाले गए, साइटोलॉजी के कोई सैंपल निकाले गए,
उन सभी को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कलेक्ट करेंगे, उनकी मार्किंग करेंगे और उनको अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे। ये सारा काम किसके अंदर होगा, साइन आउट के अंदर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हीट लॉस से रिलेटेड। हीट लॉस के मेथड एग्जाम में पूछ लेता है, तो मेथड्स ऑफ हीट लॉस, मेथड्स ऑफ हीट लॉस की बात करें, कौन कौन से मेथड हैं हीट लॉस के, तो 4 मेथड मेनली हीट लॉस के लिए होते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है किस किस प्रकार से इनमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है बेटा कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में बात करें, कंडक्शन का मतलब दो सरफेस आपस में क्या कर रही हो बेटा, टच कर रही हो, और सरफेस से सरफेस क्या हो, टेम्परेचर का मूवमेंट देखने को मिले, हीट का लॉस देखने को मिले, इसको कहा जाए कंडक्शन। कंडक्शन से ज्यादा होता है बेटा कन्वेक्शन की वजह से। कन्वेक्शन क्या है बेटा, एयर वेलोसिटी के कारण, एयर वेलोसिटी या फैन की हवा, हवा टकरा के बॉडी से हीट को लेके जाए, उसको क्या कहेंगे, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की वजह से 13% और कंडक्शन की वजह से 3% क्या देखने को मिलता है, हीट लॉस देखने को मिलता है। कन्वेक्शन से ज्यादा देखने को मिलेगा बेटा इवापोरेशन के अंदर। इवापोरेशन का मतलब भाप के रूप में पसीना बनता है, पसीना हीट को कम करके जाता है, मतलब पसीना जिस सरफेस से क्या होगा, जो पानी उड़ेगा वो सरफेस कैसी हो जाएगी, ठंडी होगी, मतलब उसको ठंडा करेगा। तो क्या देखने को मिलेगा, इवापोरेशन की वजह से लगभग कितना 22% क्या देखने को मिलता है, हीट लॉस देखने को मिलता है। और लास्ट आता है बेटा रेडिएशन, सबसे ज्यादा हीट लॉस। ठीक है, सबसे ज्यादा हीट लॉस देखने को मिलता है रेडिएशन। रेज अपनी बॉडी की हीट के कारण जो स्किन के थ्रू निकलती है वो क्या होता है बेटा, रेडिएशन। इसमें कितना देखने को मिलेगा, 60% हीट लॉस देखने को मिलता है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकिंग, मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकिंग, ये जनरल क्वेश्चन है एग्जाम का जो बार बार पूछा जाता है। तो क्या होगा बेटा, ओरल इसका आंसर जाएगा। मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर टेकिंग अगर पूछे तो ओरल आंसर जाएगा। अगर पूछे मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेम्परेचर इन चाइल्ड, टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर टेकिंग इन चाइल्ड, अगर चाइल्ड के अंदर ऐसा पूछे तो क्या जाएगा आंसर बेटा, एक्जिला। बच्चे में ओरल से नहीं लेते, वो चबा सकता है, तोड़ सकता है, थर्मामीटर को बच्चा है। ठीक है, अगर मेंटल पेशेंट है, कोई भी मेंटल पेशेंट है, तो मेंटल पेशेंट में भी आंसर क्या जाएगा बेटा जी, एक्जिला ही आंसर जाएगा मेंटल पेशेंट के अंदर। इसके बाद मोस्ट रिलायबल साइट ऑफ टेम्परेचर टेकिंग, ये भी पूछ सकता है। मोस्ट रिलायबल साइट ऑफ टेम्परेचर टेकिंग, ये भी पूछ सकता है। तो कौन सी होती है बेटा, रेक्टल। रेक्टल को क्या माना गया है, मोस्ट रिलायबल। और आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या दे रखा है, इससे भी अच्छा कोई ऑप्शन दे रखा है तो आप आंसर कर सकते हो। और पूछिए अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ टेम्परेचर टेकिंग, अगर ऐसा पूछे तो क्या आंसर जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट फॉर टेम्परेचर टेकिंग पूछे तो आंसर जाएगा बेटा जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या जाएगा आंसर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब अगर रेक्टल रूट से टेम्परेचर ले रहे हो आप बच्चे का, तो कितना कैथेटर इंसर्ट करना है, या सॉरी कितना थर्मोमीटर इंसर्ट करना है, उसके लिए पूछा जा सकता है। अगर बात करें इन्फेंट के अंदर, तो इन्फेंट के अंदर आपको कितना करना है, 0.5 इंच, या बात करूँ बेटा 1 से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक अपन क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे। अब बात करें चाइल्ड की, चाइल्ड के अंदर कितना इंसर्ट करेंगे बेटा, 1 इंच। डबल डॉट का मतलब क्या होता है, इंच होता है। और बात करूं मैं एडल्ट के अंदर, एडल्ट के अंदर करेंगे तो बेटा जी आएगा 1.5 इंच, यानी 0.5 बढ़ाते जाना है जैसे जैसे एज बढ़ रही। ये क्या हो गया बेटा जी, अपना रेक्टल टेम्परेचर का कितना थर्मोमीटर इंसर्ट करना है रेक्टम में, उसके बारे में बताएगा। चलिए अब बात करते हैं अपन क्लीनिंग ऑफ थर्मोमीटर। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे क्लीन करेंगे। अगर बिफोर प्रोसीजर पूछे
और अगर आफ्टर प्रोसीजर पूछे, बिफोर प्रोसीजर पूछे, तो अपने को जाना है लेस कंटामिनेटेड से मोर कंटामिनेटेड की तरफ। तो बिफोर प्रोसीजर कौन सा हिस्सा कम कंटामिनेटेड होगा बेटा जी? बल्ब वाला हिस्सा, जो आगे बल्ब है वो वाला हिस्सा क्या होगा? कम कंटामिनेट होगा तुलना में हैंडल की, पीछे जहां से अपन उसको होल्ड करेंगे उसकी तुलना में। तो कहाँ से जाएंगे बेटा? बल्ब टू सर स्टेम की तरफ, जो हैंडल है उसको क्या बोला जाता है? स्टेम बोला जाता है। बल्ब टू स्टेम जाएंगे, और आफ्टर क्या करेंगे सर? स्टेम टू बल्ब की तरफ अपन क्लीन करेंगे। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार आ जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है? तो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क 66 किलो कैलोरी क्या देता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके अंदर सिस्टीन और टाउरिन क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिस्टीन और टॉरिन क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? एमिनो एसिड्स क्या होते हैं मिल्क के अंदर? ह्यूमन मिल्क के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये दोनों देखने को मिलते हैं, एमिनो एसिड्स। इसके बाद बात करूं मैं, कोलेस्ट्रम किसको बोला जाता है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है बेटा जस्ट डिलीवरी के बाद आने वाला वो फर्स्ट दूध मिल्क है बेटा, उसी को क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। 3 to 4 days तक ये पाया जाता है। ज़्यादा मात्रा किसकी होती है सर? प्रोटीन रिच होता है। और इम्यूनोग्लोबिन्स इसके अंदर क्या पाई जाती है? इम्यूनोग्लोबिन्स अच्छे मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन हाई प्रोटीन रिच होता है कोलेस्ट्रॉम। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबिन्स इसके अंदर पाई जाएगी। 3 से 4 दिन तक ये प्रेजेंट रहता है। इसके बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क। ठीक है, कौन सा आएगा? ट्रांजिशनल मिल्क। इसके बाद आता है ट्रांजिशनल मिल्क। चलिए, इसमें क्या देखने को मिलेगा? ट्रांजिशनल मिल्क होता है बेटा 15 डेज तक। कब तक मौजूद होगा? अप टू 15 डेज। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फेट और कार्ब, फेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मेच्योर मिल्क। इसके बाद क्या आएगा? मैच्योर मिल्क, जो कि 2 प्रकार का होता है। डीएसएसबी में यहाँ से, जो पिछले साल डीएसएसबी लगी है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। पहला होता है बेटा फोर मिल्क। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा हैंड मिल्क। ठीक है, फोर मिल्क की बात करूँ तो फोर मिल्क होता है रिच इन वाटर, रिच इन वाटर। और ये क्या करेगा? बच्चे की प्यास बुझाएगा, तो थ्रस्ट बुझाएगा, प्यास को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें हैंड मिल्क, ये क्या होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर? रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये बच्चे की क्या बुझाएगा? एंगर को कम करेगा, सॉरी हंगर को कम करेगा, भूख को कम करेगा। मतलब भूख को मिटाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? हाइंड मिल्क हो गया। प्यास को मिटाने के लिए फोर मिल्क हो गया। ठीक है, फेट और कार्ब किस में जाए ज़्यादा पाए जाते हैं? ट्रांजिशनल मिल्क के अंदर। कोलेस्ट्रॉल कब होता है? 3 से 4 दिन के लिए होता है। उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स और इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स अपन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कि जल्दी ही आपके साथ अपलोड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद बेटा जी।